is experiencing technical glitches and difficulties. The first US lander in 50 years, reports of snag was found post station at 2:18 a.m. local time. However, the expedition is now experiencing a technical issue that could potentially derail it. नाज़रीन, ज़मीनी लड़ाई बहुत आगे तक पहुंच चुकी है। अब जंग फिजा में लड़ी जा रही है। खाली खिला और बंदूकों की लड़ाई एक नई बात है, लेकिन अमेरिका और जापान ने इसका बाकायदा आगाज कर लिया है। कहानी कुछ यूं है कि गुज़श्ता हफ्ते चांद मिशन पर रवाना होने वाला एक अमेरिकी स्पेसक्राफ्ट बहरुल काहिल के ऊपर फिजा में जलकर भस्म हो गया। प्राइवेट ऑपरेटर एस्ट्रोबॉटिक्स के स्पेसक्राफ्ट पेरिग्रेन 1 को नासा और निजी शोबे की शराकतदारी के मंसूबे के तहत 8 जनवरी को चांद मिशन पर रवाना किया गया था। इस मंसूबे का मकसद नासा अखराजात में कमी लाकर अमेरिकी अवाम के सरमाए की बचत करना था। ताहम स्पेसक्राफ्ट के रॉकेट से अलग होते ही इसमें फ्यूल लीकेज होने लगी और उसकी अपनी मंजिल तक पहुंचने के इम्कानात खत्म हो गए, जिसके बाद प्राइवेट ऑपरेटर ने स्पेसक्राफ्ट की सिमत बहरुल काहिल की जानिब मोड़ दी, जहां वो जमीन की हदूद में दाखिल होने के बाद बहरुल काहिल के ऊपर जलकर खत्म हो गया। इस स्पेसक्राफ्ट का मिशन चांद के माहौल का मुतालिया करने के लिए नासा के 5 साइंसी आलात पहुंचाना था, जिसके लिए नासा ने एस्ट्रोबॉटिक्स को $100 मिलियन की अदायगी की थी। मगर बदकिस्मती से ये मिशन सिर्फ 10 दिन बाद ही नाकाम हो गया। लेकिन जिस जंग की तरफ हम इशारा कर रहे थे वो ये है कि तवक्को की जा रही है कि जापानी स्पेसक्राफ्ट मून स्नाइपर हफ्ते की शब चांद की सतह पर उतरने में कामयाब हो जाएगा। जापानी स्पेसक्राफ्ट को गुज़श्ता बरस सितंबर में चांद मिशन पर रवाना किया गया था और ये दिसंबर में चांद के मदार में दाखिल हुआ था। अब तक दुनिया के सिर्फ 4 ममालिक अमेरिका, रूस, चीन और भारत ही चांद की सतह पर उतरने में कामयाब हुए। अमेरिकी स्पेसक्राफ्ट इंसानों की बाकियात, बिटकॉइन और चंद दूसरी गैर रिवायती अशिया लेकर चांद के लिए रवाना हुआ था, लेकिन अब वो किसी भी वक्त जमीन पर गिर सकता है। कुछ लोग तो यहाँ तक दावा कर रहे हैं अगर अमेरिका ये तमाम सामान पहुँचाने में कामयाब हो जाता तो वो हमेशा के लिए सुपर पावर बन जाता, जबकि जापान, जो अमेरिका की जानिब से एटमी धमाकों के बाद खामोश है, वो किसी मौके की तलाश में था और अब वो मौका जापान के हाथ आ गया है। ये दावा किया जा रहा है कि अमेरिका का स्पेसक्राफ्ट किसी कुदरती अमल का शिकार नहीं हुआ, बल्कि जापान के मिशन ने स्पेसक्राफ्ट को नुकसान पहुंचाया और ये तबाह हुआ। अमेरिकी इदारे इसकी तहकीकात कर रहे हैं, लेकिन जापान की गेम बड़ी गहरी है, क्योंकि स्पेस यानी खला में अब तहकीकात कैसे हो सकती हैं। इसलिए ये बताया जा रहा है कि जापान ने ये सब करके खामोशी इख्तियार कर ली और कुछ दिनों के बाद अपने मिशन की कामयाबी का ऐलान कर देगा। खैर, ये तो रही बात खला में जारी जंग के हवाले से। नाजरीन, दूसरी तरफ ईरान और पाकिस्तान का मामला ठंडा पड़ गया, लेकिन अभी खत्म नहीं हुआ। ईरान ने दुश्मन की कार्रवाइयों से बचने के लिए कामयाबी से फिजाई दिफाई मशकें की हैं और अब भी जारी हैं। बरतानवी खबरसां इदारे रॉयटर्स ने ईरानी हुकाम का हवाला देते हुए बताया कि खित्ते में बढ़ती कशीदगी के माहौल में जनूब मगरिब से लेकर जनूब मशरकी साहिल तक फैले हुए इलाकों में मशकें की गई, जिनमें दुश्मन के फिजाई हमलों को रोकने के लिए बनाए गए ड्रोन्स का इस्तेमाल भी किया गया। ईरान की सरकारी टीवी पर फौज के तर्जुमान ने एक बयान में कहा, ईरानी फौजों ने कामयाबी से एक नया फिजाई दिफाई तरीका कार शुरू किया, जिसमें ड्रोन का इस्तेमाल करते हुए दुश्मन के अहदाफ को रोका जाता है। दोस्तों, पाकिस्तान और ईरान एक दूसरे के साथ उतार चढ़ाव पर मबनी ताल्लुकात की तारीख रखते हैं। ताहम दोनों की जानिब से रवां हफ्ते होने वाली कार्रवाइयों के बाद कशीदगी को कम करने के इशारे दिए गए। गजा जंग के तनाजर में ईरान और उसकी मलेशिया मशरिक़ वुस्ता में इसराइल और अमेरिका के अहदाफ पर हमले करते रहे हैं और इसका मकसद गजा की पट्टी में फ़लस्तीनियों को सपोर्ट करना बताया जाता है। ईरान शाम पर भी हमला कर चुका है, जिसके बारे में उसका कहना है कि वो ISS के खिलाफ थे, जबकि इराक पर हमले के बाद उसकी जानिब से कहा गया था कि इसमें इसराइल के जासूसी के मरकज़ को निशाना बनाया गया था। इस वक्त ईरान को आलमी सतह पर पाबंदियों का सामना है। इस वजह से हम गुज़श्ता 3 दहाइयों से जायद अरसे से अमेरिका में ईरान की जगह सफारतकारी करते आ रहे हैं। ये अल्फाज सन 2014 में उस वक्त अमेरिका में पाकिस्तान के सफीर जलील अब्बास जिलानी ने पाकिस्तान से आए सहाफ़ियों के एक वफद से वाशिंगटन DC में गैर रस्मी गुफ्तगू में कहे थे। ईरान की तरफ से पाकिस्तान में हमले और फिर पाकिस्तान की जवाबी कार्रवाइयों के बाद अब ये सवालात भी उठ रहे हैं, क्या ईरान और पाकिस्तान पुरअमन हमसाए और दोस्त हैं या फिर हरीफ। नाज़रीन, ईरान वो पहला मुल्क था जिसने 1947 में पाकिस्तान के वजूद को तस्लीम किया। पहले दिन से ईरान और पाकिस्तान ने एक दूसरे की जानिब दोस्ती का हाथ बढ़ाया और अगर तारीखी तौर पर देखा जाए तो ईरान हर फोरम पर कश्मीर समेत उन अहम मामलात पर पाकिस्तान के मौक़िफ़ का इयादा करता आया है, जो पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी में अहमियत के हामिल हैं। ये ताल्लुकात बगैर किसी बड़े चैलेंज के 1989 तक बहुत अच्छे तरीके से आगे बढ़ रहे थे। दोनों ममालिक की ही खारजा पॉलिसी की बुनियाद मगरबी ममालिक से अच्छे ताल्लुकात पर थी। ताहम 1989 में ईरान के इस्लामी इनकलाब ने इसकी खारजा पॉलिसी को यकसर बदल दिया।
ईरान में इस्लामी जमहूरिया कायम होने के बाद ईरान मगरिब मुखालिफ कैंप में जाकर खड़ा हुआ और यही वो वक्त था जब ईरान ने अरब ममालिक को भी अरब बमुकाबला अजम के तनाज़ुर में देखना शुरू किया। पाकिस्तान जब 28 मई 1998 को जोहरी मुल्क बना तो ईरान में इस बात का जश्न मनाया गया था। ताहम उसके बाद पाकिस्तान पर डॉक्टर अब्दुल कदीर खान के जरिए जोहरी राज की मुतअद्दिद ममालिक को फरोख्त का इल्ज़ाम भी लगा, जिसमें ईरान का नाम भी लिया गया, जिस पर ईरान और पाकिस्तान के ताल्लुकात आलमी सतह पर ज़ेर बहस आए और इस ज़िम्मन में खदशात का इजहार किया गया। ताहम जनरल मुशर्रफ के दौर में ही डॉक्टर अब्दुल कदीर खान ने सरकारी टीवी पर दीगर ममालिक को जोहरी राज की फरोख्त के इल्जामात तस्लीम किए, जिसके बाद 2004 में उन्हें माफ़ी देने के बाद उनके घर में नज़र बंद कर दिया गया था। पाकिस्तान और ईरान में 1990 की दहाई में ताल्लुकात में इस वक्त सर्द मोहरी पैदा हुई जब ईरान में कुछ पाकिस्तानी और पाकिस्तान में कुछ ईरानी शहरी मुबैना फिरकावारियत की बुनियाद पर कत्ल हुए। इसमें से अहम वाक़या ईरानी सफारतकार सादिक गंजी के पाकिस्तान में कत्ल का था। इस कत्ल के इल्जाम में कलअदम सिपाही साहबा से तल्लुक़ रखने वाले शेख हक नवाज जंगवी को मियां वाली जेल में फांसी दी गई। माहिरीन के मुताबिक पाकिस्तान में ईरान के इंडिया के साथ करीबी रवाबित पर तशवीश भी पाई जाती है। इसके अलावा ईरान में पाकिस्तान में बनने वाली ग्वादर पोर्ट मंसूबे पर तशवीश पाई जाती थी और उनके दौर में ईरानी हुकाम ने उन्हें पाकिस्तान के इस मंसूबे से मुतल्लिक अपनी तशवीश से आगाह किया था। ईरान का ये इल्ज़ाम रहा कि पाकिस्तान आलमी ताकतों के दबाव पर इस मंसूबे से पीछे हटा और उसे मुकम्मल करने से दूर भाग रहा है। यही वजह है कि ईरान अब पाकिस्तान के साथ जंग चाहता है, लेकिन अब पाकिस्तानी हुकाम समेत ईरानी हुकाम ने दोस्ती का हाथ बढ़ाया और मामला ठंडा हो गया। नाजरीन, दूसरी तरफ इसराइल, हमास और हूसियों की लड़ाई भी जोर पकड़ती जा रही है। हूसियों की जानिब से खलीज अदन में अमरीकी जहाज पर एक और हमला किया गया। बैनुल अक़वामी खबर रसां इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक हूसी नेवल फोर्सेज का इस हवाले से कहना है कि चिम रेंजर्स नामी अमरीकी जहाज पर मुतअद्दिद मिसाइल फायर किए गए। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक चिम रेंजर्स अमेरिका की मलकियत मार्शल आइलैंड्स का ऑयल टैंकर है। इस हमले के बाद एक बार फिर पुरस्रार फोन कॉल्स मौसूल होना शुरू हुए। 3 माह कबल शुरू होने वाले इसराइल के गजा पर हमलों के बाद से जनूबी लबनान के मकीनों को लबनानी नंबरों से लबनानी लहजे में बात करने वाले लोगों की अजीबोगरीब फोन कॉल्स मौसूल हो रही है। फ्रांसीसी खबर रसां इदारे AFP के मुताबिक टेलीफोन करने वाले अपना ताल्लुक सर्वे करने, इमदाद तकसीम करने या किसी अवामी इदारे के साथ होने का दावा करते हैं। मुकामी लोगों के मुताबिक फोन करने वाले कस्बों और घरों के इसराइली हमलों की जद में आने से पहले उनके अहल खाना और उनके ठिकानों के बारे में पूछते हैं। लेबनानी सिक्योरिटी हुकाम और हमास के इत्तेहादी हिजबुल्लाह का मानना है कि ये अजीबोगरीब फोन कॉलें दरअसल इसराइलियों की जानिब से की जा रही हैं। जैसे ही कॉल पर मालूमात दी जाती है तो इसराइल उसी मुकाम पर हमला कर देता है। हालिया हफ्तों में जनूबी लबनान में इसी तरह के वाक़यात पेश आए, जहां से हिजबुल्लाह ने 7 अक्टूबर के बाद से हमास की हिमायत में इसराइल पर रोजाना हमले किए हैं। हिजबुल्लाह के मुताबिक इसराइल ने सरहदी देहात में घरों और कारोबारी इदारों में सिक्योरिटी कैमरों को भी हैक किया गया और इसके जरिए मुकामी लोगों को निशाना बनाया जा रहा है। हिजबुल्लाह ने लेबनानी शहरियों पर जोर दिया कि वो निजी कैमरे इंटरनेट से हटा दें। सिक्योरिटी ज़राए का कहना है कि हाल ही में इसराइल से वाबस्ता कंपनियों के साथ काम करने के शुबे में 3 अफराद को गिरफ्तार किया गया। उनमें से एक पर इल्ज़ाम है कि उन्होंने हिजबुल्लाह के जनूबी बैरूत के मजबूत गढ़ में घर में इस्तेमाल होने वाले वाईफाई नेटवर्क से छेड़छाड़ की। इसराइल की जासूसी की तकनीक में तवील तारीख है। खासतौर पर लिबनान में वो सरहद पर जासूस गुब्बारे इस्तेमाल करता और इलाके पर नजर रखने के लिए टावर बना रखे। 7 जनवरी को बैरूत हवाई अड्डे पर रवानगी और आमद की स्क्रीनों पर भी साइबर हमले किए गए। मीडिया ने भी एक फुटेज दिखाई जिसमें हिजबुल्लाह मुखालिफ प्यामात थे। इस फुटेज में सामान की तरसील में इस्तेमाल होने वाली कन्वेयर बेल्ट्स दिखाई दे रही थी जो बंद हो चुकी थी। इसी तरह इस हवाई अड्डे को हैक करने वालों का अभी तक सुराग नहीं लगाया जा सका। इसराइल इस तरीके से हिजबुल्लाह और हमास के ठिकानों को ट्रैप करके मुसलसल हमले कर रहा है। इसी तरीके से अमरीकी फौज ने यमन में हूसियों के जेर कब्जा इलाकों पर कल मजीद मिसाइल भी दागे हैं। खबर रसां इदारे एसोसिएटेड प्रेस के मुताबिक अमरीकी हुकाम का कहना है कि बुध को किए जाने वाले इन हमलों में बहरी जहाज और आबदोज से मिसाइल फायर किए गए। इसके अलावा यमन के हूसी जंगजुओं ने रूस और चीन से वादा किया है कि उनके तिजारती जहाजों को बहरे अहमर में निशाना नहीं बनाया जाएगा, लेकिन इसराइल की हिमायत और मदद करने वाले ममालिक के जहाजों पर हमले जारी हैं। दोस्तों, इसका गुस्सा इसराइल अवाम पर निकाल रहा है। कल से इसराइली फौज ने गजा पर हमले तेज कर दिए। गुज़श्ता 24 घंटों में इसराइली बमबारी से 172 मजीद फलस्तीनी शहीद हुए। जनूबी गजा में सहयूनी फौज ने रात भर बमबारी की जिससे मजीद 172 फलस्तीनी शहीद हुए। अल-कुद्स टीवी के न्यूज़ डायरेक्टर भी इसराइली हमले में शहीद हो गए। फलस्तीनी हुकाम के मुताबिक 24 घंटों में इसराइली बमबारी से 326 फलस्तीनी जख्मी हुए।
اسرائیلی فوج نے طول-کرم میں تمام داخلی راستے بند کر دیے۔ اسرائیلی فوج بلڈوزر کے ذریعے فلسطینی املاک کو تباہ کر رہی ہے۔ اس قدر انسانیت سوز کارروائیوں اور غزہ میں حماس کے ہاتھوں شکست سے دوچار۔ اسرائیلی وزیر اعظم نے کہا کہ انہوں نے امریکہ کو واضح طور پر بتا دیا کہ اسرائیل غزہ کے تنازع کے اختتام پر فلسطینی ریاست کے قیام کی مخالفت کرتا ہے۔ یعنی نیتن یاہو صرف اسرائیل ہی چاہتے ہیں، لیکن حماس بھی کسی سے کم نہیں۔ حماس نے روس کا دورہ کیا ہے اور اسرائیل کے خلاف ایک نئے محاذ کی تیاری میں پیش رفت کی ہے، اور ایسا کہا جا رہا ہے کہ حماس اور روس مل کر اسرائیل کو شکست دینے کی تیاری کر رہے ہیں، لیکن تاحال اس کی تصدیق نہیں ہو سکی۔ تاہم امریکہ اور اسرائیل کو ابھی ڈر لاحق ہو گیا، جس کی وجہ سے دونوں ممالک روس کو منانے کے لیے کوششیں کر رہے ہیں۔ ایک جنگ تو حوثیوں اور اسرائیل کی ہو رہی ہے، لیکن اب شمالی کوریا نے خوفناک انٹری ماری ہے۔ شمالی کوریا نے کہا کہ واشنگٹن، سیول اور ٹوکیو کی مشترکہ بحری مشقوں کے جواب میں پانی کے نیچے ایٹمی ہتھیاروں کے نظام کا تجربہ کیا گیا۔ خبر رساں ایجنسی AFP کے مطابق جمعے کو یہ بیان اس وقت دیا گیا جب پڑوسی ملکوں نے ایٹمی قوت کے حامل امریکی جنگی جہازوں والے بحری بیڑے کے ہمراہ علاقائی پانیوں میں مشقیں کی۔ شمالی کوریا کے مطابق یہ مشقیں ملک کی سیکیورٹی کے لیے سنگین خطرہ ہیں، اس لیے پیانگ یانگ نے کوریا کے مشرقی سمندر کے نیچے انتہائی اہم ایٹمی ہتھیاروں کے نظام ہائل 523 کا تجربہ کیا۔ شمالی کوریا اپنی ایٹمی صلاحیت دکھا کر امریکہ کو براہ راست پیغام دے رہا ہے۔ یہ پیغامات دو طرح کے ہیں۔ ایک تو یہ کہ شمالی کوریا یہ بتانا چاہتا ہے کہ وہ بھی ایٹمی صلاحیت رکھتا ہے اور ہر طرح کا جواب دے سکتا ہے۔ دوسرا پیغام یہ ہے کہ شمالی کوریا ایٹمی دھماکوں کے لیے بھی تیار ہے اور کسی بھی وقت ایٹمی دھماکے کر سکتا ہے۔ دوستو، شمالی کوریا کے جوہری اور بیلسٹک میزائل پروگرام کو روکنے کے لیے برسوں کی پابندی کے دوران کل 10 قراردادوں کے ذریعے مزید سختی کی گئی، تاہم خاطر خواہ کامیابی نہیں مل سکی اور شمالی کوریا مسلسل تجربے کرتا رہا۔ شمالی کوریا پر پابندیوں کی آخری قرارداد سلامتی کونسل نے سن 2017 میں منظور کی تھی۔ چین اور روس نے مئی 2022 میں امریکہ کی طرف سے لائی گئی قرارداد کو ویٹو کر دیا تھا، جس میں بین البراعظمی بیلسٹک میزائل تجربات کے سلسلے میں نئی پابندیاں لگائی گئی تھی۔ اس کے علاوہ شمالی کوریا جنوبی کوریا کو بھی پیغام دے رہا ہے، کیونکہ امریکہ اس وقت شمالی کوریا کے مقابلے کے لیے جنوبی کوریا کو مضبوط کر رہا ہے۔ شمالی کوریا کے رہنما کم جونگ ان کے چند روز قبل ایک بیان میں کہا تھا، شمالی اور جنوبی کوریا کے دوبارہ متحد ہونے کے معاملہ اب ختم ہو چکا ہے۔ جنوبی کوریا ہمارا سب سے بڑا دشمن ہے۔ دیکھتے ہیں کہ یہ جنگ کہاں تک جاتی ہے، لیکن ہمارا موقف آج بھی وہی ہے کہ جنگ سے صرف انسانوں کی جانیں جائیں گی، جنگ میں جیت کسی کی نہیں ہوتی۔